हेलो एवरीवन, दिस इज राजकमल। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो एसएससी के जो नए पैटर्न है उसमें हम यहाँ पे कंप्लीट डिस्कस करेंगे। इसके क्या सिलेबस हैं और क्या कट ऑफ होनी चाहिए, क्या स्कोर करनी चाहिए, किस तरीके से नेगेटिव चेंज हुआ है पहले के थ्रू कंपैरिजन में, और कितने मेंस किस तरीके के पेपर रह गए। इसके साथ साथ हम सिलेक्शन प्रोसेस, कट ऑफ मार्क, बोर्ड्स, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट, लोकेशंस ऑफ जॉब एंड सैलरी की बात करेंगे, जहाँ पे इंटरव्यू आपके अब नहीं होने लगे हैं। तो चलिए हम यहाँ पर इनके बारे में पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। इस कंप्लीट जैसे कि लिखा हुआ है सब कुछ एक वीडियो में, तो एक वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस होगी और इन सारी चीज़ों की चर्चा होने वाली है। चलिए हम पहले चर्चा करते हैं एसएससी जेई। देखिए, एक सेंटर लेवल का जॉब होता है। अगर चाहे तो कोई बच्चा अगर शुरुआत भी करना चाहे तो इस वीडियो को देखे तो एसएससी के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो चलिए आज मैं बात कर रहा हूँ कि एसएससी जो है, यहाँ पर एसएससी की जो है सेंटर लेवल की जॉब होती है। पूरे इंडिया का बच्चा एक साथ फॉर्म फिल करता है इसके अंदर, और जो कैटेगरी जो होते हैं, जैसे कि किसी को कैटेगरी वाइज मिलते हैं रिजर्वेशन, तो वो सेंटर के कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही मिलते हैं। स्टेट का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता ना। पोस्ट भी पूरे इंडिया में कहीं भी इनकी मिल सकती है। अगर हम बात करें, ये 2 चरणों में पेपर को लेता है, पेपर 1 और पेपर 2। 2023 से मैं बताऊं, 2023 से यानी इससे पहले का पैटर्न मेंस में जो होते थे वो कन्वेंशनल हुआ करता था, आपको लिखना पड़ता था। लेकिन अब से क्या हुआ है, अब से आपको 2023 से प्री प्लस मेंस दोनों ऑब्जेक्टिव हो गए हैं। ये ध्यान में रखना है, दोनों क्या हो गए हैं, ऑब्जेक्टिव। हो सकता है इसको कोई बच्चा अगर 2025 में देखे तब इसकी पैटर्न कुछ और हो तो बात अलग है, लेकिन आज के डेट में ये दोनों क्या है जी, ऑब्जेक्टिव पेपर कर दिया गया है। इसमें भी अगर मैं बात करूं पेपर 1 और पेपर 2 की, तो पेपर 1 और पेपर 2 में ध्यान देखिए, पेपर 1 पेपर 2 दोनों ऑब्जेक्टिव ना। पेपर 1 में आपको कितने होंगे, ये पेपर 1 कंप्लीट ऑब्जेक्टिव है। अब यहां पर बारीकी से चीजों को समझिए। इसमें 200 मार्क्स के पेपर होंगे, 200 ही क्वेश्चन होंगे और 2 घंटे का समय होगा। पहले नेगेटिव 1/4 हुआ करता था, अब नेगेटिव क्या कर दिया गया जी, 1/3 कर दिया गया। नेगेटिव 1/3 मतलब आप 3 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 क्वेश्चन गलत के बराबर माना जाएगा। अब अपन बात करते हैं, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का अगर है, यानी 200 क्वेश्चन 2 मार्क्स, एक देखिए 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का है, तो एक क्वेश्चन 1 मार्क का हुआ प्री में, लेकिन मेंस में अलग होता है। चल ठीक है ना। तो इसका मतलब 0.33 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे। इसका मतलब 0.33 मार्क्स यहां से डिडक्ट होंगे। तो पहले 0.25 था और अब क्या हो गया, 0.33 हो गया। इसीलिए तुक्का लगाना तो एकदम अवॉइड करेंगे। हम जितने जानते हैं उसी को कॉन्फिडेंस से पढ़ के जाएंगे, है ना। तो जितनी नेगेटिव कम होगी उससे आपके एक्यूरेसी और स्कोर उतना ज्यादा बेहतर होगा ना, क्योंकि अब नॉर्मलाइजेशन भी होने लगे हैं ना। अब नॉन टेक की बात करें तो नॉन टेक यहां पर कितने आप दिखेंगे, रीजनिंग दिखेंगे, साइंस दिखेंगे, जीके दिखेंगे और करंट अफेयर्स देखेंगे। अब है, क्योंकि मैंने बताया कि आपको यहाँ पे कंप्लीट एनालिसिस दूंगा, तो ये जो रीजनिंग है ये कितने मार्क्स के होते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, टोटल टाइम आपको कितना मिल रहा है यहाँ पे, टोटल टाइम की अगर बात करें तो आपको मिल रहा है 2 घंटे, है ना। इसी 2 घंटे में टेक्निकल भी करने हैं, नॉन टेक भी करने हैं। रीजनिंग आपको कितने मार्क्स के मिल रहे हैं, 50 मार्क्स के, है ना। साइंस और ये बाकी मिलके आपको तीनों मिलके कितने मार्क्स के आ रहे हैं, ये भी आपको मिल रहे हैं 50 मार्क्स के। चलिए बारीकी से समझते जाइए इनको, इनके बारे में। ये भी आपको कितने मार्क्स के मिल रहे हैं, 50 मार्क्स के। तो दोनों मिलके हो जाते हैं नॉन टेक कितने मार्क्स के, 100 मार्क्स के। कितने हो जाते हैं, 100। और टेक्निकल भी कितने के होते हैं, 100 मार्क्स के। ध्यान से समझिए, है ना। टोटल 200 मार्क्स के पेपर 1 होते हैं। कितने मार्क्स के होते हैं सर, 200 मार्क्स के ये पेपर 1 होते हैं। और इसमें 100 नॉन टेक का होता है, 100 टेक्निकल का होता है। क्वेश्चन भी 200 होते हैं ना, इसके अंदर क्वेश्चन भी 200 होते हैं। अब समझिए, रीजनिंग साइंस के अंदर 50 में आपको लगभग अगर हम बात करें साइंस की, अगर मैं बात करूं तो आपको इस साइंस के अंदर कम से कम आपको यहां पे देखने को मिलेगा 15 क्वेश्चंस। यहां से भी मिलेंगे लगभग आपको 20 क्वेश्चंस, है ना। और 15 से 17 क्वेश्चन आप लगा लो, और यहां से 20 क्वेश्चन, और लगभग 10 क्वेश्चन जो है आपको मिलेंगे
10 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से मिलेंगे। अब ये एवरेज जो है ना आप ऐसे कर सकते हो, यहां मैं अगर लिख दूं 20 से 15 है ना, 15-20 क्वेश्चन यहाँ पे, 9-20 क्वेश्चन यहाँ पे और 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के, कभी 8 भी होते हैं कभी 7 भी होते हैं। ऑन एन एवरेज आपको मिलाना है यहाँ पर कितने, 50 क्वेश्चन, ठीक है ना। यहाँ से 20 क्वेश्चन इसलिए क्योंकि हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, सिविक्स में पॉलिटी, ज्योग्राफी और इसमें आपका इकोनॉमिक्स भी आता है, उसको नेग्लेक्ट ही करे। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों का वेटेज होता है, ठीक है, साइंस में तीनों का वेटेज होता है। नाउ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल वाले बच्चों का 100 नंबर का होता है। अब समझिए यहाँ पे टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए 15-20 मिनट आपके टाइम लगेंगे, कंप्लीट एनालिसिस, कंप्लीट चीज़ों को आप समझ पाएंगे यहाँ से बारीकी से, इसलिए ध्यान से चीज़ों को देखेंगे। अब सर कट ऑफ का क्या एनालिसिस होता है, जैसे कि इसकी क्या कट ऑफ मार्क्स होती है, तो आप अलग अलग दी। सिविल के कट ऑफ थोड़े कम जाते हैं, 125, 120, 110, 130 इस रेंज में सिविल के कट ऑफ होते हैं, क्योंकि इनकी पोस्टें भी ज़्यादा होती है ना। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के सेम कट ऑफ जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में सिलेक्शन जो होता है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल वाले का थोड़ा टफ होता है एज कंपेयर टू सिविल वाले बच्चों की तुलना में। अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ नॉन टेक में, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे नॉन टेक में आपको ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा, वो बात अलग है। ये एक क्वालिफाइंग पेपर होता है। ये क्या होता है, इसके मार्क्स कभी आगे जुड़ते नहीं। ये तो ये कैसा होता है, एक क्वालिफाइंग नेचर का, ठीक है ना। आइए मैंने यहां पे कहा, समझिए अब चीज़ों को देखिएगा। यहाँ पर क्वालिफाइंग का मतलब इनके मार्क्स यहाँ पे जुड़ते हैं। आरआरबी जेईई में दोनों क्वालिफाइंग नेचर होता है, इनमें इनके मार्क्स जुड़ेंगे जी, है ना। पेपर 1 में कितना लाते हो वो मार्क्स एडिटिव होता है, एडिशन में होता है। अब यहाँ पे समझिएगा 100 नंबर के यहाँ टोटल है, 50 में आपको कम से कम, 50 में यहाँ पे आपको कम से कम लाने होंगे, आप ये लगा लो 43 से 45 मार्क्स। यहां से 50 में, चूंकि रीजनिंग बहुत आसान होता है एक इंजीनियर के लिए, तो क्या होगा आपको लगभग 43 से 45 मार्क्स यहां पे लाने होंगे। साइंस के अंदर और जीके जीएस थोड़ा टफ होता है कि इंजीनियर के लिए, तो हम कहते हैं कि आप यहां पे 30 से 35 मार्क्स अगर लाते हो तो बहुत अच्छा स्कोर है। 30 से 35 मार्क्स अगर ले आते हो तो बहुत अच्छा स्कोर है। इसी प्रोपोर्शन में आपके होने चाहिए। तो साइंस पे वेटेज जो है तो पकड़ आपकी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। साइंस पे पकड़ आपकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और यहाँ पर जीके में कम होती है पकड़, फिर भी आप प्रैक्टिस करें बार बार। क्या इसकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, देखिए जीके जीएस जो है एक बार इसको पढ़िए, उसके बाद प्रीवियस इसके पेपर को ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। उससे क्या होगा ना, इसमें आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए पूरा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार टेस्ट सीरीज लगाइए, इससे इंप्रूवमेंट आएगी, ना कि थ्योरी को बार बार पढ़ने से। और रीजनिंग को भी प्रैक्टिस करिए, इससे क्या होगा आपके, मैं यहाँ पे बोलूँ तो 45 और 30 को भी जोड़ूँ, 40, 30, 70 और 75 नंबर आप यहाँ से लाते हो। और टेक्निकल आपका अगर अच्छा है तो 75+ मार्क्स आप ला सकते हो। बहुत टफ चीज़ नहीं होती, मेन होता है टाइम को मैनेज करना। तो इसीलिए आप कॉन्फिडेंस से, जरूरी नहीं 100% चीज़ों को पढ़िए, 90% ही पढ़िए, पर इतना बेहतरीन तरीके से पढ़िए कि कम से कम समय में ज़्यादा एफिशिएंट वो चीज़ें हो पाए। तो अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे 40, 30, 70, 75 इधर से और 75 इधर से, दोनों में अगर 75 मार्क्स आप लेके आते हो, 75+ इधर से और 75+ इधर से, तो ऐसे कंडीशन में आप देखोगे आपके स्कोर कितने बन जाएंगे, 150+। कितने बनेंगे, 150+। और ये आराम से आप क्वालिफाई कर जाओगे। यहाँ पे आराम से, है ना, कलर नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आप आराम से क्वालिफाई कर जाओगे, 150+ में आराम से क्वालिफाई कर जाओगे, है ना। अब ये मार्क्स जुटने हैं, ठीक है, ये क्वालिफाइंग नेचर का नहीं है, वो आरआरबी जेईई के अंदर होता है। ये मार्क्स जुड़ने हैं, 150 आपके आ गए। 9 अब देखिए 150 अगर आ गए, इतने कट ऑफ एक बार गए हैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में, एक बार इतने कट ऑफ गए हैं। बाकी फिर तो 140 भी कट ऑफ रहा है, 135 भी रहा है, 125 भी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में कट ऑफ रहा है। पर ये बेस्ट स्कोर है, ये क्या आपका एक अच्छा स्कोर है। अगर आप यहाँ पे इसको स्कोर कर लेते हो तो आपके लिए ये बेनिफिशियल है, क्योंकि इतने स्कोर आप मानो कि अब रहना चाहिए कट ऑफ। और ये अगर इतना एक्चुअल रियल अगर इतने मार्क्स आप लाते हो, तो मैं एक चीज़ और बता दूं, इसमें नॉर्मलाइजेशन होता है।
तो अगर आपकी एक्यूरेसी बढ़िया है तो ये 155 160 भी हो सकता है, 140 का बनाए तो 150 भी हो सकता है। हालांकि हर बच्चे को 10 नंबर 8 नंबर नहीं बढ़ते, किसी को 1 भी बढ़ते हैं, किसी को 5 भी बढ़ते हैं, किसी को 15 भी बढ़ते हैं। डिपेंड करता है कि नॉर्मलाइजेशन कैसा हो, आपकी एक्यूरेसी कितनी बढ़िया है और अलग अलग पेपर का जो शिफ्टिंग हुआ है, किसमें कितने टफ पेपर हुए हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग नॉर्मलाइज करके किसी के मार्क्स बढ़ाए जाते हैं किसी के तुलना में, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपका एक अच्छा स्कोर है दिस। नाउ अगेन टेक्निकल जो है कितने मार्क्स के होंगे सर, 300 मार्क्स के होंगे सर। इसमें क्वेश्चन कितने होंगे, सिर्फ 100 क्वेश्चन होंगे। मतलब आप ये कह सकते हो एक क्वेश्चन पे कितने मार्क्स मिल रहे हैं आपको, 3 मार्क्स मिल रहे हैं। नाउ नेगेटिव भी आपको ध्यान रखना है, 1/3 नेगेटिव है, 1/3 नेगेटिव है। तो इसके कारण क्या होगा आपका, मतलब आप 3 गलत करते हो तो एक क्वेश्चन आपका गलत, सही भी गलत हो जाएगा। मतलब 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपके क्या हो जाएंगे, एक सही क्वेश्चन भी आपके गलत हो जाएंगे। यानी अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 3 नंबर का तो पॉजिटिव नंबर था, लेकिन जब एक गलत करते हो तो 1 नंबर आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो ये तरीका है और इसमें ये पैटर्न पहली बार से लागू हो रहा है, इस बार से लागू हो रहा है। अब मैं बताता हूं कि इसमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इसमें भी अब आपको बहुत ज़्यादा तुक्का लगाने की जरूरत है। बहुत अगर किसी में 50-60 50 का चांस लगता हो या फिर 60-40 का चांस लगता हो तभी लगाएं, अदरवाइज ना लगाएं। आप 90% अगर आप पॉजिटिव हो किसी क्वेश्चन के लिए तभी आप टिक लगाएंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव पहली बार सेशन से अब से स्टार्ट हो रहा है। तो आपको एकदम एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान देना है, ना कि ज़्यादा क्वेश्चन बनाने पे, ठीक है। अब इसमें भी पहले जब मेंस हुआ करता था यानी लिखने की होती थी तो ऐसे कंडीशन में कटअप 300 में 150 भी गया हुआ है, 125 गया हुआ है, 100 कटअप गया है सिविल में। जबकि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की बात करें तो आपका 150 से ऊपर ही जाता है कटअप, 200 250 है ना, 325 ऐसे ऐसे मार्क्स आते हैं बच्चों के, सॉरी 225 250 तक गए हैं। उसके बाद आप देखोगे तो 180 185 200 इस रेंज में रहते हैं। तो दोनों के मार्क्स जुड़ते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 के मार्क्स जुड़ते हैं हमेशा। तो यहाँ पर जो आपके टारगेट होना चाहिए 300 में कम से कम आपका 210 प्लस मार्क्स के टारगेट होने चाहिए। यहाँ पर इतने क्या होना चाहिए, 300 में 210 मार्क्स के टारगेट होने चाहिए। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। तो इस तरीके से चलना है। हालांकि टाइम कम होता है, यहाँ भी टाइम अगर बात करें तो 2 ही घंटा मिलता है। तो आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, थोड़े से लेवल ठीक ठाक रहेंगे, बहुत आसान भी नहीं होंगे और ये भी नहीं डरना है कि बहुत टफ होंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ से कर सकते हैं चीज़ों को। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी जानकारी आपको यहाँ से मिली। तो इस तरीके से देखिए ये पेपर कॉमन है, मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल, आपको एकदम अच्छे से करिए। देखिए बिना नॉन टेक की तो RRB JEE भी नहीं निकलेगा, इसलिए पूरी फोकस करिए। किसी भी एग्जाम में नॉन टेक का वेटेज बहुत ज़्यादा है, इस पर पूरी फोकस होना चाहिए। कोर पेपर आपका अपना अपना है ही, नॉन टेक्निकल पे भी यहाँ पे फोकस करिए। अच्छी पोस्ट है यहाँ पर और अच्छा जॉब है और स्टार्टिंग सैलरी भी अच्छी है। जॉब लोकेशन कुछ पोस्टिंग है बहुत तगड़ी है, बहुत बढ़िया है। आपको दिल्ली जैसे सिटी में भी रहने का मौका मिल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी सी एफर्ट्स लगाने की जरूरत होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट पेपर 1 एंड पेपर 2। नाउ अगर मैं बात करूं सिलेक्शन कैसा होता है, तो देखिए पेपर 1 का वेटेज रहेगा। पेपर 1 आपने क्वालिफाई किया, ये करना ही पड़ेगा। पेपर 2 आपको ये भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। पेपर 2 ये आपके लिए मेंस एक तरीके से हो गया, रिटेन नहीं है, अब ऑब्जेक्टिव हो गया। नाउ उसके बाद क्या इंटरव्यू होता है सर? इंटरव्यू नहीं होता इसमें। इंटरव्यू अब पहले आज से 5 साल पहले 10 साल 7 साल पहले होते थे, अब इंटरव्यू इसमें नहीं होते। उसके बाद क्या होता है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, है ना, मेडिकल वगैरह हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे तीनों का मेरिट मिल के बनेंगे। तीनों तो वो तो आपका DV हो गया, पर ये दोनों से आपके मेरिट बनेंगे। मेरिट जो बनेंगे ये दोनों मार्क्स से आपके मेरिट फाइनल बनेंगे, ठीक है। DV वगैरह तो होना ही है फाइनली। चलिए नाउ अगर मैं आगे की बात करूं सर कट ऑफ की एक्सपेक्टेड, तो मैं बोल रहा हूं देखिए इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे या मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे, इन बच्चे के लिए टारगेट हमेशा रखना चाहिए 145 या 140 प्लस, हमेशा ये आपके टारगेट होनी चाहिए, है ना। इससे ज़्यादा ही आपका हमेशा टारगेट रहना चाहिए, क्योंकि आपके कट ऑफ ज़्यादा जाते हैं।
जबकि यही मैं बात करूं सिविल इंजीनियरिंग के, इनके कट ऑफ आप कम से कम आप लोग, चूंकि भीड़ आप में भी बढ़ रहा है, तो 130 का आप लोग टारगेट रखेंगे, है ना। हालांकि 125 127 भी गए हुए आपके कट ऑफ, 120 भी गए, 110 भी जाते थे कभी ना। अब आपको ये टारगेट रखना है जी, ये रखिए, या 120 25 प्लस रखिए, ये आपके लिए टारगेट होना चाहिए सिविल वाले बच्चे के लिए, है ना। ये सिविल वाले बच्चे को टारगेट होना चाहिए। पोस्ट इसमें बहुत सारे हैं, CPWD, NTRO, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, MES, भाखड़ा नंगल, उसके बाद BRO, और भी अभी बहुत सारी पोस्टें इसमें ऐड हुई हैं। उसके बाद आप कह सकते हो भाखड़ा के अंदर डैम वगैरह में भी आपके होते हैं, है ना। तो NTR, जैसे अगर मैं बात करूं CPWD के पोस्टें मोस्टली आपको शहर के अंदर अलॉट होते हैं। NTRO हो गया जो नेशनल रिसर्च वगैरह के अंदर जो काम आपको लेते हैं, आपको ये भी आपको कुछ अच्छे रिसर्च वगैरह में ही आपको यहाँ पे डालते हैं पोस्ट के लिए। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में वहाँ भी आपके इंजीनियरिंग के वर्क होंगे, जहाँ पे मिलिट्री कैंप होंगे, जैसे कि जोधपुर वगैरह हुआ, है ना, बाड़मेर वगैरह हुआ, या फिर और भी बहुत सारे मिलिट्री इंजीनियरिंग जो सर्विसेज होते हैं, वो आपका जो मिलिट्री वाला जो डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी कुछ इंजीनियर्स की। ध्यान रखना, MES में सिर्फ बीटेक एलिजिबल होता है, बीटेक एलिजिबल होता है। जबकि एक चीज़ और मैं और बता दूं, अगर आपका डिप्लोमा अलाउ है, अगर डिप्लोमा भी आप इसमें जाना चाहते हैं, तो डिप्लोमा के साथ 2 साल का अनुभव होना चाहिए उसको, उसी के डिसिप्लिन में, है ना। मैकेनिकल वाले या सिविल वाला जो है, तो या सिविल के डिपार्टमेंट में 2 साल का डिप्लोमा वाले को अनुभव होना चाहिए, तभी वो MES में जा सकता है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में। ध्यान रखना। BRO है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, है ना। उसके बाद भाखड़ा डैम वगैरह के अंदर, या और भी इसके अदर पोस्टें भी बहुत सारे होते हैं। इसमें अभी बहुत सारा पोस्ट और भी ऐड किया गया, तो उसमें होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों के जो चॉइस होते हैं वो CPWD के अंदर होता है, NTRO के अंदर होता है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर होता है। BRO चूँकि बॉर्डर के जो होते हैं, बॉर्डर इंडिया जैसे कंट्री है, इसमें बॉर्डर पे इनके जो रोड वगैरह बन के हैं, सड़कें बड़ा बड़ा ड्रिलिंग होती है, आप कह सकते हैं, जैसे कि आप देखोगे नाथुला पास बन रहा है, या कुछ और बड़े बड़े पहाड़ों पे जो सड़कें बनाई जा रही है, या फिर सुरंग बना के जो बनाई जा रही है, इन सब में BRO का ही मोस्टली काम होता है, ठीक है ना। तो ये तो डैम वगैरह में हो गया, जैसे बिजली उत्पादन होता है वहाँ पे भी हो गए, तो इन सब चीज़ों में भी इनका होता है। तो सेंट्रल पोस्ट कुछ इस तरीके से होता है। इंटरव्यू तो एकदम खत्म हो गया, अब नहीं होता है इंटरव्यू। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिल्कुल होता है ना, DV के बाद ही आपका फाइनल मेरिट बनता है। लोकेशन, जॉब का लोकेशन, जैसे दिल्ली जैसे सिटी में अगर आपको जॉब चाहिए, तो CPWD वगैरह का पोस्ट में आपको ऐसा मिलता है, दिल्ली जैसे लोकेशन भी। बाकी आपको अदर पूरे इंडिया में कहीं भी मिल सकता है, बेंगलोर, दिल्ली, आप उत्तराखंड, देहरादून, कहीं भी आपको अवेलेबल कराया जा सकता है, जहाँ जहाँ इनके डिपार्टमेंट होंगे। सो लोकेशन आपका अलग अलग बेस्ट एज पर योर पोस्ट, बेस्ट एज पर योर पोस्ट, है ना, आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग। नाउ सैलरी, अच्छी सैलरी मिल जाती है यहाँ पे। आप देखोगे ऑन एन एवरेज RRB JEE और SSC JEE की सैलरी लगभग होती है वही। अगर हम बात करें तो RRB JEE से बेहतर पोस्टें ये होती हैं अगर आपको CPWD जैसे पोस्टें अगर मिलते हैं, क्योंकि देखिए रनिंग इंडस्ट्री जितना होता है, जो लगातार चल रहा है, उसमें जॉब के चैलेंजेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। और जो रनिंग इंडस्ट्री नहीं होता, आपको ऑफिस में जाना होता है, जैसे कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में आपको 10 बजे आना है, 4 बजे आना है, सैटरडे संडे ऑफ ही रहता है, हो सकता है किसी दिन हाफ फ्राइडे भी कहीं कहीं मिलता है। तो आपको ये एक अपॉर्चुनिटी मिलता है इन सारे पोस्टों में, है ना। और नौ सैलरी की अगर बात करें तो देखिए 55,000 प्लस ही मिलता है, 55K प्लस ही मिलता है जी, है ना, 55,000 प्लस मिलता है। नौ प्रमोशन वगैरह होते जाते हैं, तो CPWD वगैरह में प्रमोशन ज़्यादा बेहतर होता है, किसकी तुलना में, MES की तुलना में। MES में प्रमोशन में 10-10 साल लग जाते हैं,
है ना, जबकि CPW सब में प्रमोशन थोड़ा जल्दी होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि किस तरीके से अपन करते हैं। देखिए तैयारी पूरे जम के करिए, पूरे अच्छे से करिए, रीजनिंग वगैरह अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल के बच्चे हैं तो आप हमारे कोर्स में जाके, यानी इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के कोर्स में जाके ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे कोर्स को बाय कर सकते हैं। स्पेशली इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल के कोर्सेज चलते हैं, टेक्निकल बहुत दमदार तरीके से आपको मिलेंगे। ना अगर आप ऑफलाइन क्लास के लिए भी चाहते हैं तो आप पटना के अंदर हमारे ऑफलाइन क्लास को एंजॉय कर सकते हैं, जहाँ पे हम बेहतर एनिमेटेड क्लास और पूरी डिजिटल क्लासरूम आपके लिए तैयार कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आपको इन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन बेहतर तरीके से मिलेगी। ऑफलाइन सेंटर्स के लिए भी आप यहाँ दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए भी आप चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करेंगे इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। तो उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आपको मिल चुकी है। फिर भी कोई जानकारी अधूरी रह गई हो तो आप मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।